हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैरी वर्ल्ड। गाइस, आज मैं बैकहेड मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी जो 2023 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पब दिखाया जाता है जहां पर हम एक ओवन नाम के आदमी को देखते हैं। तभी दरवाजे पर एक नील नाम का लड़का आता है जो ओवन से कहता है कि वो उस औरत से मिलना चाहता है, जिसके लिए वो उसे $2000 भी देता है। लेकिन ओवन उस औरत से मिलने से उसे मना कर देता है और कहता है कि वो घर जाए, जिसके बाद नील वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ओवन अपने आप को रिकॉर्ड करता है और कहता है कि ये प्रॉपर्टी एक स्पेशल टेनेंट यानी किराएदार के साथ आती है जो इस बेसमेंट में रहती है और वो इस प्रॉपर्टी से बंधी हुई है, और जिस किसी का भी नाम डीड में होता है वो उसका गार्डियन होता है और वो इस जगह से बच नहीं सकता। और वही एक चीज़ है जो उसके और बाहरी दुनिया के बीच खड़ी है और वो उसे बेसमेंट से बाहर ना जाने दे क्योंकि वो बहुत खतरनाक है और आज रात वो उस कर्ज को ख़त्म कर देगा। और जो कोई भी रिकॉर्डिंग देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो फेल हो चुका है। उसके बाद ओवन बेसमेंट में जाता है और उस लेडी को एक चेयर से बांधकर चारों तरफ केरोसिन छिड़कता है, और जैसे वो लेटर जलाता है तभी वो लेडी उसके सामने आ जाती है, जिस वजह से ओवन के अंदर आग लग जाती है और वो तड़पता हुआ बेसमेंट के बाहर आता है और वो लेडी उसे देख रही होती है, जिसके बाद ओवन जलकर मर जाता है। उसके बाद हम दूसरी सिटी में आयरस नाम की लड़की को देखते हैं जो ओवन की बेटी थी और वो ओवन से नफरत करती थी क्योंकि उसके डैड ने उसे और उसकी मोम को छोड़ दिया था। तभी हम देखते हैं कि आयरस बहुत गरीब थी, जिस वजह से उसे अपना रेंटेड हाउस छोड़ना पड़ा और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अपनी फ्रेंड केटी के साथ जा रही थी। तभी आयरस को किसी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसका डैड मर चुका है और उसकी डेट की पहचान करने के लिए वो लोग उसे हॉस्पिटल बुलाते हैं, जिसके बाद केटी आयरस को टिकट बुक करके देती है और उसके बाद वो हॉस्पिटल आ जाती है जहाँ पर वो अपने डैड की जली हुई बॉडी देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसके पास एक एजेंट आता है जो उससे ओवन की प्रॉपर्टी पब के बारे में बताता है। ये सुनकर आयरस उस प्रॉपर्टी को देखने की बात करती है, उसे इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी आरएस कहती है कि वो इस प्रॉपर्टी को अंदर से देखना चाहती है, जिसके बाद एजेंट आरएस को अंदर लेकर आता है और कहता है कि ये जगह 400 साल पुरानी है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को देखकर आरएस हैरान थी। आरएस पूरी पब को देखती है और उस जगह को भी देखती है जहाँ पर उसका डैड जलकर मरा था। उसके बाद आरएस ऊपर वाले कमरे में जाती है जहाँ उसके डैड का सामान रखा था, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि वो यहाँ से जाने वाला था। तभी एजेंट कहता है कि उसके डैड इस जगह को बेचना चाहते थे, इसलिए वो इस पेपर पर साइन कर दे ताकि वो इस प्रॉपर्टी को किसी और को बेच सके। लेकिन आरएस बड़ी प्रॉपर्टी देखकर हैरान थी और वह एजेंट से कहती है कि उसे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए, इसलिए वो आज रात वहीं रुकने को कहती है, जिसके बाद वो एजेंट वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आयरस ये सारी बातें केटी को बताती है और ये सुनकर केटी कहती है कि वो फ्लाइट पकड़कर वहाँ आ रही है और जब तक वो नहीं आ जाती वो कुछ ना करे। उसके बाद आधी रात में बेसमेंट में रखा एक टाइमर बजता है, जिसकी आवाज़ से आयरस डर के मारे उठ जाती है और बेसमेंट की तरफ आकर देखती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बेसमेंट का दरवाज़ा लॉक था और बेसमेंट के दरवाजे पर कुछ स्पेल भी लिखे हुए थे। तभी आयरस के पीछे हम किसी को देखते हैं जो और कोई नहीं, नील था। आयरस उसे देखकर डर जाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है, जिस पर नील कहता है कि वो उसे डराना नहीं चाहता था, वो सिर्फ यहाँ पर उस बेसमेंट वाली लेडी से मिलने आया है। नील की बातें सुनकर आयरस को कुछ समझ नहीं आता है और वो कहती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी नील उसे $2000 देता है और कहता है कि वो उसे बेसमेंट वाली लेडी से मिलने दे। आयरस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। तभी नील आयरस को $2000 और देता है और कहता है कि वो उसे और देगा, बस वो उसे एक बार उस लेडी से मिलने दे। $4000 देकर आरएस को लालच आ जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और इतने सारे पैसे देखकर वो हैरान थी, इसलिए वो उन पैसों को ले लेती है और नील से कहती है कि उसके पास बेसमेंट की चाबी नहीं है, इसलिए वो कल रात वापस आए। ये सुनकर नील खुश होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन आयरस एजेंट के पास जाती है और पब को अपने नाम करने को कहती है, जिसके बाद एजेंट उसे एक डीड देता है जिस पर वो साइन करके उस पब को अपने नाम कर लेती है और उस घर की न्यू ओनर बन जाती है। उसके बाद एजेंट आयरस को पब की सारी चाबी देता है और उसे एक इंस्ट्रक्शन टेप भी देता है जो ओवन ने उस पब के नए ओनर के लिए बनाई थी। जिसके बाद आयरस वापस आ जाती है। रात को आयरस की दोस्त केटी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और आयरस से गुस्सा होती है कि उसने उसके आने से पहले ही घर के पेपर साइन कर दी है। आयरिस केटी को समझाती है और कहती है कि अब ये जगह उसकी है और जब उसे ज़रूरत होगी तो वो इस जगह को बेच देगी। उसके बाद आयरिस केटी को नील की पूरी बात बताती है और कहती है कि यहाँ पर बहुत से लोग आया करते थे उसके फादर को पे करके उस बेसमेंट में जाकर उस लेडी से मिलने के लिए। इन सब बातों पर केटी को यकीन नहीं होता है। थोड़ी देर बाद नील भी आ जाता है, जिसके बाद वो बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर 2 कुर्सियाँ रखी होती है और दीवार पर बहुत बड़ा होल भी होता है। नील उस हॉल के करीब जाता है और उस लेडी को बुलाता रहता है, लेकिन आयरस और केटी को ये सब एक मजाक लगता है। लेकिन तभी उस दीवार से बैग पहने वो लेडी बाहर निकलती है और ये देखकर आयरस और केटी चौंक जाती है। नील उस लेडी से कहता है कि वो अपनी मरी हुई वाइफ से बात करना चाहता है जो लास्ट ईयर मर गई थी, लेकिन वो बैग हेड लेडी उसकी बातों को इग्नोर करती हुई आयरस के पास जाती है और ये देखकर आयरस डर जाती है और तभी वो डरते हुए स्टॉप बोलती है, जिसे सुनते ही वो रुक जाती है और ये देखकर वो सब समझ जाते हैं कि वो लेडी सिर्फ आयरस की ही बात सुनेगी और इस बात का फायदा उठाकर आयरस नील से पैसे डबल करवा देती है। नील आयरस से कहता है कि वो उस बेगहेड लेडी को चेयर पर बैठने को कहे और आयरस के कहते ही वो लेडी चेयर पर बैठ जाती है, जिसके बाद नील उसे चेयर पर स्टेप से बांध देता है और नील उसे अपनी मरी हुई वाइफ सारा की रिंग देता है जिसे वो खा लेती है और तभी उस लेडी के अंदर कुछ हलचल होती है और वो एकदम से चेंज हो जाती है। ये देखकर नील खुश होकर उसका चेहरे से बैग हटाता है और तभी वो वहाँ पर अपनी वाइफ की जगह अपनी मोम को देखता है,
जिसे देखकर वो नाखुश होता है। एक्चुअली वो रिंग उसकी मोम की थी जो उसने अपनी वाइफ को दी थी और इस वजह से उसकी वाइफ की जगह उसकी मोम की आत्मा वहाँ आ गई जो 20 साल पहले मर गई थी। नील की मोम को याद ही नहीं था कि वो 20 साल पहले मर चुकी है और उसकी मोम बहुत नॉर्मली बातें करती है और कहती है कि उसे चेयर से क्यों बांधा हुआ है। तभी नील अपनी मोम से कहता है कि वो मर चुकी है और इस बात को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी मोम इस बात पर बिलीव नहीं करती है। नील अपनी मोम से पूछता है कि उसने बाथटब में डूबकर अपनी जान क्यों ली और वो हमेशा ये सोचता रहा कि ये सब उसकी गलती है, जिस पर उसकी मोम कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया। एक्चुअली उसकी मोम को कुछ याद नहीं था कि उसने अपनी जान ली थी। तभी दीवार के होल के अंदर से पानी निकलता है जिसे देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। तभी वो क्रीचर लेडी उसकी माँ के रूप में आकर नील से रूडली बातें करती है और कहती है कि वो कभी भी माँ बनना नहीं चाहती थी। उसकी जिंदगी उसकी वजह से बर्बाद हो गई और वो हर सेकंड थोड़ा थोड़ा मरती थी और हर पल उसके लिए मौत थी और वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसी बीच वो कहती है कि जब वो छोटा था तो उसने कभी उसे किस करना नहीं चाहा, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है इसलिए वो उसको किस करने को कहती है। और तभी उसकी मोम अपना सर आगे करके नील को किस करने जाती है, जिसे देखकर नील डर के मारे पीछे हट जाता है और तभी वो देखता है कि उसकी मोम चेयर पर नहीं है। तभी सीलिंग से पानी टपकने लगता है और उसी बीच हम सीलिंग पर उस क्रीचर को जो उसकी मोम के रूप में थी उसे भागते हुए देखते हैं। और तभी अचानक से वो नील के सामने आकर उस पर अटैक कर देती है और उसके मुंह पर पानी की उल्टी करती है। और तभी आरएस उसे स्टॉप कहती है, जिसे सुनकर वो रुक जाती है और नील आरएस को बैग उठाकर उसका मुंह ढकने को कहता है, जिसके बाद आरएस बैग उठाकर उसका मुंह ढक देती है और तभी उसकी मोम की स्पिरिट चली जाती है और वो नॉर्मल हो जाती है और नील को छोड़ देती है, जिसके बाद वो अपने मुंह से रिंग को निकाल देती है। आरएस उसे वापस दीवार के अंदर जाने को कहती है और आरएस की बात सुनकर वो अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर आरएस को देखती है, जिसके बाद वो अंदर चली जाती है। आरिस और वो लोग बेसमेंट के दरवाजे लॉक कर देते हैं और ये सब देखकर केटी और आरिस काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। नील उनसे दोबारा से ये सब करने को कहता है, लेकिन वो ये सब दोबारा करने से मना कर देते हैं। तभी नील उनसे बताता है कि वो उनसे एक बात बताना भूल गया था कि जब उसके डैड ये सब करते थे तो वो 2 मिनट का टाइमर लगाते थे और 2 मिनट के बाद वो उस औरत के ऊपर बैग डाल देते थे और अगर 2 मिनट के बाद वो लोग उसके मुंह पर बैग नहीं डालते हैं तो वो औरत बेकाबू हो जाती है। लेकिन वो ये बात उन्हें बताना भूल गया था, जिस वजह से वो 2 मिनट के बाद वो औरत अपने असली रूप में आ गई और उन पर अटैक करने लगी। नील उनसे कहता है कि वो दोबारा इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे, लेकिन आरिस और केटी ये सब देखकर हैरान थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये सब क्या हुआ, इसलिए वो ये सब दोबारा करने से मना करते हैं। जिसके बाद जब उनके बीच में पैसों की डील हुई थी, नील वो पैसे आरिस को देता है और कहता है कि अगर उसका मन बदल जाए तो वो उसे बता दे, क्योंकि बात पैसों की नहीं है, वो बस एक चांस चाहता है अपनी वाइफ को गुड बाय कहने का। और ये कहकर नील वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आयरिस अपने डेट की इंस्ट्रक्शन वाली टेप चलाती है, जिसमें ओवन कहता है कि अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो फेल हो चुका है और वो ये वीडियो नए ओनर के लिए बना रहा है ताकि वो ये गलती ना करे जो उसने की। ओवन बताता है कि ये प्रॉपर्टी एक स्पेशल टेनेंट यानी एक किराएदार के साथ आती है जो बेसमेंट में रहती है और जिसका नाम उस डीड में होता है तो वो उससे बन जाती है और वो उस बेसमेंट औरत के गार्डियन होते हैं और वो औरत सिर्फ उसकी सुनेगी। ओवन बताता है कि बेसमेंट में एक दूर दीवार पर होल है और जब तक वो उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगी जब तक वो उस होल से दूर रहेंगे, चाहे वो उसका ओनर हो या फिर कोई हो, इसलिए वो उस होल से दूर रहे। उस लेडी के पास मरे हुए को वापस लाने की पावर है, लेकिन वो सिर्फ 2 मिनट तक मरे हुए से बात कराने का टाइम देती है और 2 मिनट पूरे होने के बाद वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है और ना ही कोई चेन और स्ट्रैप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए वो उन्हें वॉर्न करता है कि वो उसकी पावर को यूज़ ना करे, जितनी वो उसकी पावर यूज़ करेंगे उतनी वो पावरफुल होती जाएगी और वो लेडी उसके दिमाग से खेलेगी और अगर वो भागने की कोशिश करेंगे तो बीमारी और मौत उसे फॉलो करेगी और किसी न किसी तरह से वो उसे यहाँ पर वापस ले आएगी। और उस औरत का सिर्फ एक ही मकसद है इस बेसमेंट से बाहर निकलने का और वही सिर्फ एक लौती चीज़ है जो बैगहेड के और बाहरी दुनिया के बीच खड़ी है। ओवन बताता है कि उसके पास एक पूरी दुनिया थी, उसकी फैमिली और उसकी बेटी, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं है और इसी वजह से वो अपनी फैमिली से दूर रहा और उनके पास नहीं जा पाया। इसलिए वो उस बेगड औरत को ख़त्म करके यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये सब देखकर आयरिस इमोशनल हो जाती है और उसे उसके डैड को उन्हें छोड़ने की असली वजह पता चल जाती है। तभी केटी कहती है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, ये जगह उनके लिए सेफ नहीं है, लेकिन आयरिस जाने से मना करती है और कहती है कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही पैसे है। लेकिन नील अमीर है और उसने कहा है कि वो उसे जितना चाहे उतना पैसा दे सकता है, बस एक बार वो उसे उसकी डेड वाइफ से बात करने दे। और अब तो उन्हें रूल के बारे में भी पता चल गया है और ये भी कि वो किससे डील कर रहे हैं, लेकिन केटी उसकी नहीं सुनती है और कहती है कि उसके डेड ने साफ सा वीडियो में कहा है कि वो उस बैगहेड को यूज़ ना करे। तभी आरिस कहती है कि वो सिर्फ एक बार नील के लिए उस बैगहेड की पावर को यूज़ करेंगे, जिसके बाद नील उन्हें पैसे देगा और वो यहाँ से चले जाएंगे और ये सुनकर केटी उसकी बात मान जाती है। उसके बाद आरिस बेसमेंट की पहली सीढ़ी पर डो नॉट क्रॉस लिखती है और कहती है कि वो यहाँ की ओनर है और वो उसे ऑर्डर देती है कि वो बेसमेंट की सीढ़ी क्रॉस ना करे और वो इस बेसमेंट के बाहर नहीं जा सकती है। तभी हम कोने में उस बैगहेड को भी खड़ा देखते हैं, जिसके बाद आरिस बेसमेंट की लाइट बंद करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन आरिस नील के घर जाती है और उसके पीछे से केटी बेसमेंट के दरवाजे को ब्लॉक करने के लिए बेसमेंट के दरवाजे पर कुछ रखती है ताकि वो बैगहेड को बेसमेंट से बाहर आने से रोक सके। तभी अचानक से दीवार पर टंगी फोटोज में से एक फोटो नीचे गिर जाती है। केटी उस फोटो को उठाती है और तभी हम उस फोटो में एक आदमी के साथ उसी एजेंट को भी देखते हैं जिसने आयरिस को इस पब के बारे में बताया। केटी इस फोटो के पीछे देखती है और उस आदमी का नाम ओटो वोगलर था जो उस एजेंट के साथ खड़ा था।
केटी डीड में चेक करती है और तभी वो देखती है कि उस आदमी का नाम भी डीड में लिखा होता है और ओवन से पहले वो इस जगह का ओनर था। केटी ऑटो वॉगलर के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ऑटो वॉगलर ने खुद अपने आप को जान से मार दिया। और ये सब सर्च करने के बाद केटी जैसे अपने लैपटॉप को बंद ही करने वाली होती है तभी वो अपने सामने ऑटो वॉगलर की स्पिरिट को देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और जैसे ही वो उस पर अटैक करने जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। दूसरी तरफ नील आरएस से बताता है कि उसकी वाइफ सारा के मरने के बाद वो काउंसलिंग ग्रुप में जाता था, जहाँ उसे एक आदमी मिला था जिसने अपनी वाइफ को कैंसर की वजह से खो दिया था और उस आदमी ने उसे बेसमेंट वाली औरत के बारे में बताया था। और नील आरएस से कहता है कि वो सिर्फ एक चांस चाहता है अपनी वाइफ को गुड बाय कहने का। ये सुनने के बाद आरएस नील को बेघट के पास लेकर आती है और नील इस बार अपनी वाइफ का लॉकेट लेकर आता है, जिसे वो बेघट को दे देता है और वो उसे खा लेती है। और तभी आरएस 2 मिनट का टाइमर लगा देती है। नील हिम्मत करके उस औरत के चेहरे से बेग हटाता है और अपनी वाइफ सारा को अपने सामने देखकर खुश होता है। तभी सारा नील से पूछती है कि वो कहाँ है। नील की मॉम की तरह सारा को भी याद नहीं होता है कि वो मर चुकी है। तभी नील सारा से पूछता है कि उसे लास्ट चीज क्या याद है, जिस पर सारा कहती है कि बारिश हो रही थी और वो कार ड्राइव कर रही थी। तभी अचानक से सब कुछ ब्लर हो गया और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। तभी नील उसे बताता है कि उसका कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो मर चुकी है। ये सुनकर सारा इस बात पर बिलीव नहीं कर पाती है कि वो मर चुकी है। और तभी नील सारा से ये पूछता है कि उसका अफेयर किससे था। और नील सारा को गुड बाय नहीं बल्कि ये पूछना चाहता था कि उसका अफेयर किससे चल रहा था, और यही वो बात थी जो उसे कब से परेशान कर रही थी। सारा नील से कहती है कि उसे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है, जिस पर नील कहता है कि उसे पता है कि वो उसे छोड़ने वाली थी और उसकी ज़िंदगी में कोई और था। और ये सुनते ही केटी और आयरस चौंक जाते हैं, क्योंकि नील ने उनसे झूठ बोला था कि वो अपनी वाइफ को गुड बाय कहना चाहता था, बल्कि वो ये जानना चाहता था कि उसकी वाइफ का अफेयर किससे चल रहा था। उसी बीच आयरस कहती है कि सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं, जिसे सुनकर नील को गुस्सा आता है और वो सारा से कहता है कि वो मूव ऑन करना चाहता है, इसलिए उसे बताया कि वो कौन था। लेकिन तभी आयरस बताती है कि 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, लेकिन नील उसे रुकने को कहता है। और तभी वो बेघर अपने रूप में आने लगती है और उसकी आंखें ब्लैक हो जाती है और वो सारा के रूप में कहती है कि कोई और आदमी नहीं था, वो बस उसके साथ अब और नहीं रहना चाहती थी। तभी आयरस बैग उठाकर उसका मुंह बंद करने जाती है, लेकिन तभी वो पीछे चली जाती है। आयरस उसका चेहरा बंद करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वो चेहरे से गायब हो जाती है। और तभी आयरस उसे एक कोने में बैठा देखती है। आयरस उसके पास जाने लगती है और उसे बैग पहनाने वाली होती है कि तभी बैगहेड उसे अपना रियल फेस दिखाती है, जिसे देखकर वो डर के मारे नीचे गिर जाती है। और तभी बैगहेड भागती हुई आयरस का मुंह बंद कर देती है ताकि वो उसे कोई ऑर्डर ना दे सके। बैगहेड आयरस को कुछ नहीं कहती है और उसे छोड़ देती है। और तभी आयरस उसे कहती है कि वो उसकी गार्डन है, उसे उसकी बात सुननी होगी। जिस पर बेघट कहती है कि क्या वो अभी तक नहीं समझी कि वो दोनों ही कैदी है। और ये कहकर वो खुद ही बैग पहनकर दीवार के अंदर चली जाती है। आयरस को उसकी कही हुई बातों का मतलब समझ नहीं आता है। नील को उसके सवालों का जवाब नहीं मिलता है, जिस वजह से वो सेटिस्फाई नहीं था। तभी केटी नील से कहती है कि उसे उसका चांस मिल चुका है, इसलिए वो यहाँ से चला जाए। और आयरस भी उसे वहाँ से जाने को कहती है। उसके बाद आयरस ड्रिंक कर रही होती है और अपने फैमिली फोटो को देखती है। तभी वो अपनी रिफ्लेक्शन में अपने डेड ओवन को देखती है, जिसे देखकर आयरस कहती है कि वो उससे नहीं डरती है। एक्चुअली बेघड़ आयरस के दिमाग से खेल रही थी। तभी बेघड़ उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे उस रात का फ्लैशबैक दिखाती है जब उसके डैड जल के मरा था। उस रात ओवन ने बेघड़ के जरिए अपनी वाइफ को बुलाया था, उसे लास्ट गुड बाय कहने के लिए, क्योंकि वो यहाँ से जाने वाला था आयरस से मिलने। तभी 2 मिनट पूरे हो जाते हैं और उसकी वाइफ की शक्ल में बेघड़ ओवन से कहती है कि उसने पहले यहाँ से जाने की कोशिश की थी और उसके साथ ये कर्ज भी उसके साथ गया था, जिस वजह से उसे वापस यहाँ आना पड़ा। लेकिन तभी ओवन कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो इस जगह को जला देगा ताकि ये कर्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाए और कोई और उसका शिकार ना बन पाए। बेघड़ उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन ओवन उसके ऊपर और सब जगह केरोसिन डाल देता है। लेकिन तभी वो जैसे ही लाइटर जलाता है, बेघड़ उसके सामने आ जाती है, जिस वजह से ओवन के हाथ से लाइटर गिर जाता है और सब जगह आग लग जाती है। और बेघड़ के बस में आकर ओवन आग में जल जाता है, लेकिन उस आग का बेघड़ पर कुछ असर नहीं होता है। और आयरस ये सब कुछ देख रही होती है और ये सब सोच सोचकर वो एक स्केच बनाती है। उसके बाद रात में जब वो सो रही होती है तो उसे किसी की आवाज़ आती है जो उसे उसके नाम से पुकारता है। आयरस चेक करती है तो वो देखती है कि केटी अपने कमरे में नहीं है, और ये देखकर वो बेसमेंट में उसे ढूंढने जाती है। तभी अचानक से उसके डैड उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, और ये कहकर वो उस दीवार के हॉल की तरफ जाने लगता है। आयरस उसे हॉल में जाने से मना करती है। तभी उसका डैड उससे कहता है कि वो उसका डर को सेंस कर सकती है। उसी वक्त आयरस अपने डेड के चेहरे को देखती है और कहती है कि उसके चेहरे पर क्या है, जिसके बाद उसका डेड अपने चेहरे को खींचने लगता है। आयरस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका डेड अपने चेहरे को खींचकर फाड़ देता है। तभी वो देखती है कि वो बेघड़ है, जिसे देखकर आयरस गुस्से में उसका गला दबाने लगती है और कहती है कि उसने उसके डेड के साथ क्या किया। लेकिन तभी आयरस का गला भी घुटने लगता है। तभी आयरस जैसे ही उसका चेहरे से बैग हटाती है तो वो अपने सामने खुद को देखती है, और उसी वक्त वो जाग जाती है और रियल में उसका गला घुट रहा होता है। आयरस के गले में पड़ी बेसमेंट की चाबी से उसका गला घुट रहा था, लेकिन तभी केटी वहां पर आ जाती है और सीजर की मदद से वो उसके गले में पड़ी बेसमेंट की चाबी की रस्सी को काट कर फेंक देती है, जिस वजह से आयरस की जान बच जाती है। एक्चुअली बेघड़ आयरस के साथ अब माइंड गेम खेलने लगी थी और बेघड़ अपनी पावर से ये सब कर रही थी।
अगले दिन केटी और आयरिस उस एजेंट के ऑफिस जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर आयरिस चौंक जाती है क्योंकि वहाँ पर कोई ऑफिस नहीं होता है, जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता है। वह पहुंचकर केटी आयरिस को ऑटो की फोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या ये साइड में जो खड़ा है वो वही एजेंट है, जिस पर आयरिस उसे हाँ कहती है। तभी केटी कहती है कि उसे लगता है कि उस एजेंट को सब कुछ पता है और वो लोगों को ढूंढकर उनका नाम डीट में डालता है, जिसके बाद वो गायब हो जाता है। और केटी आयरिस से कहती है कि जैसे उसके डेट ने कहा था वैसा ही हो रहा है, उन्होंने उसे यूज किया जिस वजह से उसे पावर मिल गई है और अब वो उनके सपने के जरिए हॉन्ट कर रही है। जिस पर आरिस कहती है कि ये सिर्फ उसका एक नाइटमेयर था। और केटी आरिस से कहती है कि वो नील से पैसे लेकर यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन आरिस जाने से मना करती है और ये सारी बातें बेसमेंट में बेकहेड भी सुन रही होती है। तभी आरिस कहती है कि उसके पास इस जगह के अलावा और कोई जगह नहीं है और ऐसी पावर पाने के लिए लोग अपनी जान तक खो बैठते हैं। जिस पर केटी कहती है कि ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है जिससे वो कंट्रोल कर सके। तभी आरिस केटी से कहती है कि वो दोबारा वापस जाकर ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीना चाहती, जहाँ पर उसके पास कुछ भी ना हो, और उसे लगता है कि केटी नहीं चाहती है कि उसके पास ये सब हो। आरिस केटी को काफ़ी उल्टा सीधा बोलती है, जिससे पता चलता है कि बेगट ने अब उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। आरिस की ऐसी बातें सुनकर केटी अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी केटी की नज़र ऑटो के फोटो पर पड़ती है, जिसके बाद वो उस फोटो के पीछे लिखे हुए एड्रेस पर जाती है। उसके बाद वो ऑटो के घर पर पहुंच जाती है, जो काफ़ी पुराना और टूटा फूटा होता है। केटी जैसे ही एटिक में जाती है तो दीवार पर कुछ पेपर्स को लगा देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि ऑटो भी इस घर से बचना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद केटी पेपर्स लेकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ आरिस बेगट के पास जाती है और उसे अपने डेट की घड़ी देती है, जिसे बेगट खा लेती है। और तभी उसके सामने उसकी डेट की आत्मा आ जाती है और ओवन आरिस को देखकर कहता है कि उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। जिस पर आरिस ओवन से बताती है कि उसने ये पब खरीद लिया है और अब वो इस पब की ओनर है। जिसे सुनकर ओवन कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, उसने खुद इस जगह को जला दिया था। तभी आरिस पूछती है कि वो औरत कौन है, जिस पर वो कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कौन है। उसी बीच ओवन बताता है कि बहुत समय पहले उसने उससे मिलने की कोशिश करी थी, लेकिन जैसे उसने ये जगह छोड़ी हॉरिएबल चीज़ें उसका पीछा करने लगी, जैसे एक्सीडेंट, बीमारियां और मौत। ये सुनकर आरिस समझ जाती है कि उसकी मॉम की डेथ इसी वजह से हुई थी। जब ओवन अपनी फैमिली के पास गया था तो बीमारी और मौत उसका पीछे आ गई, जिस वजह से उसकी मॉम बीमार होकर मर गई। और आरिस के साथ ऐसा ना हो इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ओवन इस जगह पर वापस आ गया। तभी आरिस अपने डेड से पूछती है कि वो उसे कैसे कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि वो उसकी गार्डियन है और उसे उसकी सुननी होगी। तभी ओवन कहता है कि सवाल ये है कि कौन किसकी सुन रहा है। ये सुनकर तभी आरिस कहती है कि इससे पहले उसके साथ उसके डेट के जैसा कुछ हो वो इस जगह को बेच देगी और यहाँ से चली जाएगी। तभी ओवन कहता है कि जब तक उसका नाम डीट पर है वो बेगट को नहीं छोड़ सकती और ना ही उसे कंट्रोल और मार सकती है। वो बस इतना कर सकती है कि वो उसे यूज़ ना करे। उसी वक्त 2 मिनट पूरे हो जाते हैं और ओवन उससे अजीब सी बातें करता है और उसी वक्त उसके शरीर में आग लगने लगती है। और तभी ओवन आरिस से कहता है कि वो उसे गुड बाय कहना चाहता था, जिसके बाद वो आरिस से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो उसे दोबारा वापस ना बुलाए। और तभी उसकी आंखें काली हो जाती है और आरिस जल्दी से उसका मुंह ढक देती है और अपनी डेट की बातें सुनकर वो इमोशनल हो जाती है। उसके बाद आरिस उस डीट को जलाती है, लेकिन वो डीट नहीं जलता है, जिससे वो काफी परेशान होती है कि वो इन सब से बाहर कैसे निकले। और ये सोचते सोचते वो खूब ड्रिंक करती है। थोड़ी देर बाद केटी भी वापस पब आ जाती है और आरिस को सब जगह ढूंढती है और उसे कॉल भी लगाती है। और तभी हम आरिस को वॉशरूम में देखते हैं, जो नशे की हालत में सो गई थी और उसका फ़ोन भी साइलेंट पर था, इस वजह से वो उसका फ़ोन नहीं उठा पाती है। केटी को आरिस कहीं नहीं मिलती है, इसलिए वो आरिस को बेसमेंट में ढूंढने जाती है। तभी उसे वहाँ पर ओवन की वॉच पड़ी दिखती है, जिसे वो उठाने जाती है। और तभी उसके पीछे बेगट आ जाती है, जिसे देखकर केटी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। और उसी वक्त उसके बैग से ऑटो के पेपर्स निकल जाते हैं, जिसका टुकड़ा तोड़कर बेगट खा लेती है। और तभी ऑटो की आत्मा उसके अंदर आ जाती है। डर के मारे केटी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ऑटो को देखकर वो रुक जाती है और उससे पूछती है कि वो इस घर से कैसे बाहर निकल सकते हैं। जिस पर ऑटो कहता है कि इस घर से बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी ऑटो बताता है कि उनका नसीब 400 साल पहले तय हो गया था, जब एक प्राचीन भाइयों ने एक ऐसी महिला को ढूंढा जो मरे हुए से बात करा सकती थी। लेकिन उन्होंने उसकी पावर को अब्यूज करने की कोशिश करी, लेकिन जब उस महिला ने उन्हें मना किया तो उन्होंने सबसे ये कह दिया कि वो एक डायन है। जिसके बाद उन्होंने उसे सबके सामने जला दिया, लेकिन मौत भी उसे नहीं रोक सकी। और मौत से बचने के बाद वो सबसे बदला लेना चाहती थी। जिसके बाद वो वहाँ पर बीमारी और मौत लाई और वहाँ की सारी फसलें सुखा दी और गाँव उजड़ने लगा। उसे रोकने के लिए उन प्राचीन भाइयों ने एक डार्क रिचुअल करके उसे अंडरग्राउंड टॉम में कैद कर दिया, जो अब ये दीवार थी, और उसे अकेला छोड़ दिया। और वक्त के साथ सब उसे भूल चुके थे। लेकिन कुछ सेंचुरीज के बाद उन प्राचीन भाइयों की पीढ़ी ने एक बार फिर उसकी पावर यूज़ करने का सोचा और वो दीवार तोड़ी। और जितना वो लोग उसकी पावर के यूज़ करते गए उतनी वो पावरफुल बनती गई, जिसके बाद सब बीमार होकर मर गए। और अब सिर्फ एक गार्डियन उसके और बाहर की दुनिया के बीच खड़ा है, और जिसने भी उस डीड पर साइन किया है उसे वो कर्ज लग जाएगा और वो उसे बदला लेने से रोकेगा। तभी केटी कहती है कि ये एक मिस्टेक थी, आरिस कभी यहाँ पर आना नहीं चाहती थी। तभी केटी की बातों से ऑटो को पता चलता है कि वो गार्डियन नहीं है, जिस वजह से वो उससे कहता है कि यहाँ उसके लिए कोई सवाल का जवाब नहीं है, यहाँ उसके लिए सिर्फ दर्द है। और ये कहकर बेगट केटी पर अटैक कर देती है।
अगली सुबह आरिस उठती है और तभी वो देखती है कि उसके फोन पर केटी का कॉल आ रहा है। आरिस कॉल उठाती है और तभी केटी आरिस से कहती है कि वो बेसमेंट में है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। ये सुनकर आरिस फौरन बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे केटी नहीं मिलती है। तभी उसे हॉल के अंदर से केटी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो दीवार के हॉल के अंदर जाने लगती है। लेकिन तभी वो सोचती है कि उसके डैड ने उसे हॉल से दूर रहने को कहा है। लेकिन आरिस केटी को बचाने के लिए दीवार के अंदर चली जाती है। दीवार के अंदर टनल जैसे रास्ते होते हैं और वो केटी की आवाज को फॉलो करते हुए उसके पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी आरिस को कुछ दिखता है। आरिस चेक करती है तो देखती है कि वहाँ पर केटी की लाश पड़ी हुई है, जिसे देखकर वो खूब रोती है और जो उसके साथ थी वो बेगट होती है। आरिस बेगट को कहती है कि वो उसे जान से मार देगी, जिस पर बेगट कहती है कि बहुत लोगों ने उसे मारने की कोशिश की लेकिन कोई उसे नहीं मार पाया। और ये कहकर बेगट ऊपर उल्टा लटक जाती है, जिसे देखकर आरिस अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है और बेगट उसका पीछा करती है। आरिस उस दीवार से बाहर निकल जाती है और तभी वहाँ पर नील आ जाता है और जल्दी से आरिस को वहाँ से ले जाता है और बेगट उसे नहीं पकड़ पाती है। केटी की मौत से आरिस इमोशनल थी। तभी नील रेस्ट करने के लिए आरिस को मेडिसिन देता है और जो मेडिसिन वो आरिस को देता है वो सिर्फ एक ही लेनी थी, लेकिन वो आरिस को 2 टैबलेट देता है ताकि वो ज़्यादा देर तक सो सके। उसी वक्त नील आरिस से पूछता है कि वो अब क्या करेगी, जिस पर आरिस कहती है कि वो उस दीवार को सील कर देगी ताकि कोई भी उसे इस्तेमाल न कर सके, जिस वजह से वो पावरलेस हो जाए। तभी आरिस को नींद आने लगती है और नील उससे कहता है कि वो ये सब कर लेगा, वो जाकर सो जाए। उसके बाद आधी रात को आरिस की आंख खुलती है और उसका सर बहुत दर्द करता है और तभी वो सोचती है कि नील ने उसे 1 टैबलेट की जगह 2 टैबलेट दी, जिस वजह से वो ज़्यादा देर तक सोती रही। आरिस उठकर नील को देखती है लेकिन नील सोफे पर नहीं होता है। तभी वो बेसमेंट की तरफ जाती है जहाँ से उसे नील की आवाज़ आती है। आरिस बेसमेंट में जाती है और चुपके से नील की बातें सुनती है, जो बेगहेड से डील करता है कि वो उस डीड में अपना नाम लिखकर उसका गार्डियन बनेगा। बदले में वो बस ये चाहता है कि वो बिना टाइमर और स्ट्रैप के जब चाहे सारा से बात कर सके। और ये कहकर वो अपना नाम डीड पर लिखता है और बेगहेड से कहता है कि अब वो उसका गार्डियन है। लेकिन तभी डीड से नील का नाम गायब हो जाता है और बेगहेड नाम में सर हिलाती है कि वो उसका गार्डियन नहीं है। तभी बेगहेड अपने अंदर सारा की आत्मा को लाती है और सारा कहती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। एक्चुअली जिस दिन सारा की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी, उस दिन डिनर के दौरान नील और सारा के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसके बाद नील ने उसे शांत करने के लिए उसकी वाइन में नींद की टैबलेट मिला दी थी, जिससे उसे थोड़ा रेस्ट मिल सके, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी मोम की तरह वो भी उसे छोड़ के चली जाए। लेकिन नील को नहीं पता था कि सारा कार लेकर वहाँ से चली जाएगी और टैबलेट की वजह से उसे नींद आने लगी, जिस वजह से उसके कार का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। तभी सारा कहती है कि वो उसे छोड़कर जाना चाहती थी क्योंकि वो उसे डरती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा उस घर में पैदा हो। और सारा की बात सुनकर नील को पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तभी 2 मिनट पूरे हो जाते हैं और तभी सारा के रूप में बेगहेड उससे कहती है कि वो अभी भी एक फैमिली बन सकते हैं, लेकिन जब तक आरिस गार्डियन है और वो जिंदा है तब तक वो फैमिली नहीं बन सकते। बेगहेड सारा के जरिए नील से कहती है कि वो आरिस को मार दे और उसी दौरान उसकी आंखें काली हो जाती है। तभी नील आरिस को वहाँ पर देख लेता है, जिसके बाद आरिस भागने लगती है और नील आरिस को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। आरिस उससे कहती है कि वो सारा नहीं है, वो बेगहेड है, लेकिन नील उसकी नहीं सुनता है, जिसके बाद आरिस उससे बचती हुई छत पर आ जाती है और नील भी उसके पीछे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। आरिस उससे कहती है कि वो डीड से अपना नाम हटा देगी और पप उसके नाम कर देगी, वो बस उसे जाने दे। लेकिन नील उससे कहता है कि जब तक वो जिंदा है वो पप उसका ही रहेगा और ये कहकर वो आरिस का गला दबाने लगता है। तभी आरिस उसके सर पर मारकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी नील आरिस को पकड़ लेता है और आरिस को ऊपर से गिरा देता है और गिरने की वजह से आरिस की मौत हो जाती है। उसके बाद नील आरिस की बॉडी उठाकर बेसमेंट में लेकर आता है और बेगहेड से कहता है कि जो उसने कहा था वो उसने कर दिया। जिसके बाद वो बेगहेड को आरिस का फोन देता है और कहता है कि वो आरिस को वापस ले आए ताकि वो उसका नाम डीड में डाल सके। जिसके बाद बेगहेड आरिस का फोन खा लेती है और आरिस की आत्मा वहाँ पर आ जाती है और तभी आरिस अपनी लाश को वहाँ देखती है और नील से कहती है कि उसने उसे मार दिया, जिस पर नील कहता है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। तभी नील आरिस से पूछता है कि वो उसे बताए कि वो अपना नाम डीड में कैसे डाले। इसी बातों के बीच में 2 मिनट पूरे हो जाते हैं और बेगहेड नील को थैंक यू कहती है कि उसकी गार्डियन मर चुकी है और उसने उसकी आत्मा को वापस बुला लिया है। नील को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बेगहेड क्या कह रही है। एक्चुअली आरिस का नाम अभी भी डीड पर लिखा था, जिसका मतलब ये था कि वो अभी भी बेगहेड की गार्डियन है और आरिस के मरने के बाद उसने बेगहेड के अंदर आरिस को बुला लिया, जिसका मतलब ये था कि बेगहेड अब गार्डियन और गुलाम एक ही है। और अब बेगहेड आरिस बन गई है, इसलिए अब वो ही मास्टर है और वो किसी की गुलाम नहीं है और ना उसका कोई गार्डियन है और उसे आरिस का रूप मिल चुका है। उसके बाद बेगहेड नील पर अटैक करती है और नील की मोम के रूप में आकर उसका हाथ तोड़ देती है और सारा के रूप में आकर उसका सर जमीन पर मारती है और उसके बाद वो चेन लेकर आरिस के रूप में आती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि शुरू से लेकर एंड तक ये सब बेगहेड का प्लान था। नील का अपनी वाइफ की आत्मा से बात करने का चांस मांगना, आरिस और केटी का वहाँ पर आना और नील के बहाने आरिस को जान से मरवाना, इस सब बेगहेड का प्लान था ताकि वो हमेशा के लिए फ्री हो सके और कोई उसका गार्डियन ना हो। तभी उसके बाद बेगहेड नील को मार देती है और वहाँ से जाने लगती है और तभी डीड में आग लग जाती है और सीढ़ी पर डू नॉट क्रॉस भी मिटने लगता है और वो अपना बैग वहीं छोड़ देती है, जिसके बाद उसमें और पूरे पब में आग लग जाती है और बेगहेड आज़ाद हो जाती है और आरिस का रूप लेकर बाहर आ जाती है और वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।